आज दोस्तों बीएससी सेकेंड ईयर लीनियर एल्जेब्रा बाय डॉक्टर विनोद कुमार। आइए हम लोग इस किताब को स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर चैप्टर 11 चैप्टर्स दिए हुए हैं। तो चैप्टर नंबर 2 से हमारा यहाँ पर एक प्रकार से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, वेक्टर स्पेस एंड द सब स्पेसेस से। तो 10 चैप्टर्स हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जो चैप्टर नंबर 1 है वो एक प्रकार से रिवीजन है या बेसिक चैप्टर कह सकते हो। तो उसकी भी थोड़ी सी हमको जानकारी, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में हमने आप लोगों को पढ़ाया था रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड द फील्ड। उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए भी मैं कुछ वीडियोज़ आप लोगों के बैच में सेंड करूँगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग रिंग, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड उसका रिवीजन कर लोगे। और फिर उसके बाद ये बीएससी सेकेंड ईयर लीनियर एल्जेब्रा एक बहुत ही प्यारी किताब, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही हम लोग इसको एंजॉय करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर है वेक्टर स्पेस एंड द वेक्टर सब स्पेस, आइए हम लोग इसको स्टार्ट करें। तो आज यहाँ पर हम आपको सबसे पहले वेक्टर स्पेस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हेडिंग डाल दीजिएगा वेक्टर स्पेस। यहाँ पर मैं हेडिंग ऊपर डालना भूल गया, ये वेक्टर स्पेस, ठीक है। ऊपर हेडिंग डाल देंगे वेक्टर स्पेस। आइए उसकी डेफिनेशन को हम लोग यहाँ पर समझें, फिर आप लोग उसकी डेफिनेशन को अच्छी तरीके से नोट भी कर लीजिएगा। तो वेक्टर स्पेस, आइए इसकी डेफिनेशन को हम लोग क्लियर करें। क्या लिखा हुआ है, लेट एफ, ये देखिए दो ऑपरेशन साथ में, दो बाइनरी ऑपरेशन है। एक होता है बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन और एक होता है बाइनरी ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेट एफ बी अ फील्ड, एफ यहाँ पर एक फील्ड है। अभी जो शब्द आया फील्ड, तो वही बात है ना, बीएससी फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा रिंग, इंटीग्रल डोमेन एंड द फील्ड। तो फील्ड का हम लोगों को आइडिया होना चाहिए। तो उसके लिए मैं आप लोगों के ग्रुप में फील्ड का वीडियो और रिंग का भी, इंटीग्रल डोमेन का भी, ये भी वहाँ पर सेंड करूँगा। तो दोस्तों लेट एफ बी अ फील्ड देन अ नॉन एम्प्टी सेट वी टुगेदर विद टू बाइनरी कंपोजिशंस, वेक्टर एडिशन प्लस इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन एंड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए डॉट लगाया हुआ है हमने, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन, इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। अब यहाँ पर हम कुछ कंडीशंस लिखेंगे, अगर वो सारी कंडीशंस होल्ड करती हैं तब हम लोग कहेंगे V इज़ द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। V इज़ द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। अच्छा, कुछ बातें मैं पहले ही आपको बता दूं तो आपको थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ने में ठीक से समझ में आएगी। देखो इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में एक प्रकार से ये कह सकते हो कि दो सेट का यूज होता है, एक होता है V और दूसरा होता है F। F का मतलब यहाँ पर कोई एक सेट है जो यहाँ पर फील्ड होगा। कहने का मतलब फील्ड की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी प्रॉपर्टीज इस सेट के एलिमेंट जो हैं वो वहाँ पर होल्ड करेंगे। दूसरा सेट वहाँ पर होता है V होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर स्पेस। अब होता क्या है, इसको मिला करके पढ़ते हैं वेक्टर स्पेस V ओवर द फील्ड F। अभी हम आपको प्रॉपर्टीज यहाँ पर बताने जा रहे हैं। दोस्तों इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें केवल V के एलिमेंट ही इन्वॉल्व होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरनल कंपोजिशन। और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनमें V और F दोनों के एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन, ठीक है ना। एक और बात, V के जो एलिमेंट होंगे वो वेक्टर कहलाते हैं और F के जो एलिमेंट होंगे वो स्केलर कहलाते हैं। तो वेक्टर का मतलब कोई उस तरह से नहीं कि लाइन सेगमेंट के रूप में आप वेक्टर को डिनोट करो, जो वेक्टर में आप पढ़ते हो उस तरीके से तो नहीं, लेकिन यहाँ पर V के जो एलिमेंट होंगे उन्हें हम लोग वेक्टर्स बोलेंगे और F के जो एलिमेंट होंगे उन्हें हम लोग बोलेंगे स्केलर्स। तो अब अगर हम लोग एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ें, लेट F बी अ फील्ड देन a non-empty set V together with two binary compositions, वेक्टर एडिशन। तो पहली प्रकार की जो प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर एडिशन, उसी को हम लोग बोलेंगे इंटरनल कंपोजिशन और ये यूज होंगी केवल V के एलिमेंट्स पर। एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलेंगे और ये प्रॉपर्टीज में V और F दोनों के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं।
इज कॉल्ड अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है ना। अब आइए हम लोग लिखें उन कंडीशंस को। अब कुछ कंडीशंस हम यहाँ पर लिखेंगे, अगर वो कंडीशंस वहाँ पर होल्ड करती हैं तो हम लोग कहेंगे V इज़ द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। और एक भी प्रॉपर्टी अगर वहाँ पर फेल हो जाती है तो हम लोग कहेंगे ये वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है। तो आइए प्रॉपर्टी नंबर 1, ए भी लिख सकते हो, ए भी करके कर सकते हैं, या 1 लिख दिया इसको हम लोगों ने। तो 1 हम लोगों ने कहा द सेट V प्लस शुड बी एन अबेलियन ग्रुप। तो V यहाँ पर होना चाहिए एक अबेलियन ग्रुप। जब लोग ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पर केवल एक ऑपरेशन आता है, या तो एडिशन का या तो मल्टीप्लिकेशन का। अगर एडिशन का ग्रुप आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एडिटिव अबेलियन ग्रुप। अगर मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज कर रहे हो तो उसको बोलोगे मल्टीप्लिकेटिव अबेलियन ग्रुप। तो हम लोग यहाँ पर ये प्रूव करेंगे कि जो V है वो एक प्रकार से एडिटिव अबेलियन ग्रुप है, और एडिटिव अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज होती हैं जो पीछे आप लोगों ने रिंग में, इंटीग्रल डोमेन में और फील्ड में यहाँ पर पढ़ी हुई है। तो उनको यहाँ पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो वो 5 प्रॉपर्टीज 1 2 3 4 5, तो हल्का सा शॉर्ट में बता दें तो पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है वो होती है क्लोजर प्रॉपर्टी। पूरा मतलब होगा क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ऑफ एडिशन सब लिखने की ज़रूरत वैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर V के साथ प्लस लगा देने का मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ पर एडिशन के अंतर्गत ही इसको अबेलियन ग्रुप प्रूव कर रहे हैं, यानी कि एडिशन वर्ड यहाँ पर एक प्रकार से छिपा हुआ है, अंडरस्टूड है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब अगर कोई भी 2 एलिमेंट हम लोगों ने अपने सेट V के उठाए तो उनका जब हम लोग एडिशन करेंगे तो वो भी हमारे सेट V को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है ना। अब नंबर 2 आ जाओ, और यहीं पर लिख देता हूँ नंबर 2। नंबर 2 में हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन कहने का मतलब अगर कोई 3 एलिमेंट हैं x y z जो बिलोंग कर रहे हैं V को, तो एसोसिएटिविटी का मतलब हो गया x प्लस वाई प्लस जेड शुड बी इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गई, यानी कि एसोसिएटिविटी। आइए ऊपर इसको इरेज कर देते हैं, यहाँ पर जगह बना लेते हैं तो ठीक से ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। अब सेकेंड के बाद नंबर 3 आ जाओ। तो एडिटिव अबेलियन ग्रुप कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं? 5। 2 प्रॉपर्टी हो गई, क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिविटी। अब थर्ड प्रॉपर्टी होती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, या केवल हम लोग शब्द लिख दें आइडेंटिटी। तो थर्ड प्रॉपर्टी का मतलब बोलोगे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। दोस्तों आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब हो गया, अच्छा आइडेंटिटी एलिमेंट का हो गया 0 एलिमेंट। इसका मतलब आपके सेट के पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको ऐड करने पर कोई फर्क ना पड़े। तो आइडेंटिटी एलिमेंट, चलो हम लोगों ने ऐसे दिखा दिया, 0 यहाँ पर बिलोंग कर रहा है किसको? V को, और x यहाँ पर V का कोई भी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। तो जब आप लोग 0 एलिमेंट को x में ऐड करोगे, चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चाहे राइट हैंड साइड से, आप देखोगे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अच्छा अब एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर एक शब्द आपने देखा आइडेंटिटी एलिमेंट। दोस्तों V और F यहाँ पर 2 सेट चल रहे हैं। जो V के एलिमेंट हैं वो यहाँ पर वेक्टर्स कहलाते हैं, और F के जो एलिमेंट होंगे वो यहाँ पर स्केलर्स कहलाएंगे। दोस्तों 0 एलिमेंट का मतलब होता है एक ऐसा एलिमेंट जिसको ऐड करने पर कोई फर्क ना पड़े। तो 0 एलिमेंट एक F का भी हो सकता है और 0 एलिमेंट यहाँ पर V का भी हो सकता है।
अगर f के लिए वो जीरो एलिमेंट का काम कर रहा है कोई एलिमेंट, तो वो एक प्रकार से स्केलर है। लेकिन जो v का जीरो एलिमेंट होगा वो यहाँ पर वेक्टर है। अब दोनों को अलग अलग दिखाने के लिए हम लोग इस बुक में क्या करते हैं, हम लोग जब स्केलर दिखा रहे होते हैं तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे लिख दिया, और जब वेक्टर दिखाएंगे तो थोड़ा हम लोग इसको क्या करते हैं, बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा गाढ़े से लिख देते हैं। तो जीरो एलिमेंट दो होते हैं, मतलब इस बात की सावधानी भी रखनी कि जीरो एलिमेंट दो होते हैं, वो वेक्टर है या वो स्केलर है, वो v को बिलोंग कर रहा है या वो f को बिलोंग कर रहा है। तो टेक्निकली भी हमें इस बात पर ध्यान देना होगा, यानी कि वो एक प्रकार से वेक्टर जीरो एलिमेंट हो सकता है या फिर वो स्केलर जीरो एलिमेंट हो सकता है। तो पूरी बुक में हम लोग इस बात को भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। तो दोस्तों, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट यानी कि जीरो एलिमेंट, तो हमारे सेट V के पास एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब बात करते हैं नंबर 4 की, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये आप लोगों ने केवल इनवर्स लिख दिया। तो जैसा कि आप लोग जानते हो, एडिटिव आइडेंटिटी पूरे सेट के लिए एक ही होता है, लेकिन जो एडिटिव इनवर्स होगा वो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होगा, ठीक है ना। जो एडिटिव इनवर्स होगा वो अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग होगा। तो अगर x हमारे सेट का कोई एलिमेंट है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी हमारे सेट के अंदर ही होना चाहिए। और जब आप उस एलिमेंट में उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करोगे, चाहे राइट हैंड साइड से चाहे लेफ्ट हैंड साइड से, यहाँ पर आपको मिलेगा आइडेंटिटी एलिमेंट, जीरो एलिमेंट। कौन सा जीरो एलिमेंट? वेक्टर जीरो एलिमेंट। ठीक है दोस्तों। और नंबर 4 के बाद बात करेंगे नंबर 5। तो नंबर 5 का मतलब होता है कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। तो नंबर 5 का मतलब होगा कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन का मतलब हो गया x और y, कोई दो एलिमेंट अगर v को बिलोंग कर रहे हैं तो x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू y प्लस एक्स। एक्स प्लस वाई बराबर होना चाहिए y प्लस एक्स के। तो दोस्तों, ये एक प्रकार से 1 के अंदर 5 प्रॉपर्टीज हो गई। तो 1 का मतलब था द सेट V शुड बी एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप। आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 2 की, यानी कि हम लोग कह सकते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन। अगर आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी हो तो आप बाकायदा 1 के आगे हेडिंग डाल सकते थे इंटरनल कंपोजिशन, और 2 के आगे हेडिंग डाल सकते हो बाकायदा एक्सटर्नल कंपोजिशन। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज जो होंगी उनमें V के और F के दोनों के एलिमेंट्स इन्वॉल्व होंगे, और V के एलिमेंट हम लोग यहाँ पर वेक्टर्स कहलाते हैं और F के एलिमेंट्स को बोलते हैं स्केलर। ठीक है। तो दोस्तों, प्रॉपर्टी नंबर 2, इसको हम लोग बोल देते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ मतलब यहाँ पर यह है कि अल्फा अगर एलिमेंट है F का और X एलिमेंट है V का, अल्फा F का एलिमेंट होने का मतलब ये स्केलर है, X V का एलिमेंट होने का मतलब ये वेक्टर है। तो जब आप अल्फा इंटू एक्स करोगे तो ये एलिमेंट यहाँ पर निकल करके आएगा V का। वैसे भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर होता है, तो उसी तरीके से इसको समझ सकते हो कि अल्फा एक स्केलर है, X एक वेक्टर है, तो स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये वेक्टर होगा। वेक्टर होने का मतलब ये बिलोंग करना चाहिए V को। दोस्तों, अब ये जो प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ, इस प्रॉपर्टी की वजह से 4 और प्रॉपर्टीज यहाँ पर डेवलप होती है। ठीक है ना। तो आप लोग ऐसे कहोगे दिस लॉ हैज फॉलोइंग कंडीशंस। आज दोस्तों, ये लॉ जो है यहाँ पर कुछ और कंडीशंस को रखता है। दिस लॉ मस्ट हैव सम कंडीशंस।
तो आइए दोस्तों वो कंडीशंस यहाँ पर कौन सी हैं। तो अब 2 के अंदर एक तो ये मेन प्रॉपर्टी हो ही गई, अब इसके अंदर 4 प्रॉपर्टीज और हैं। अब सब मिलाकर के अगर देखोगे तो एक प्रकार से वेक्टर स्पेस के अंदर हम लोग कहेंगे 10 प्रॉपर्टी, 1 के अंदर 5 हो गई थी, फिर ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। अब इस 2 की वजह से 4 और प्रॉपर्टीज है, यानी कि सब मिलाकर के अगर हम काउंट करें तो ये 10 प्रॉपर्टीज हो गए। चलो 1 में आ जाओ। 1 में कहेंगे द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द वेक्टर एडिशन। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर इज distributive over the vector addition, यानी कि अल्फ़ा अगर एक स्केलर है, x और y दो वेक्टर हैं, तो अल्फ़ा का मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे x प्लस वाई पर तो होगा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू वाई, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर ओवर द वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। आइए अब नंबर 2, तो 2 के अंदर 4 प्रॉपर्टीज हैं। नंबर 2 आ जाओ। यहां पर क्या था, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर इज डिस्ट्रीब्यूटिव। अब यहां पर हो जाएगा द मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, द मल्टीप्लिकेशन of vector is distributive over the scalars addition, over the scalars addition। अगर x एक वेक्टर है यानी कि v का एलिमेंट है, अल्फ़ा और बीटा दो स्केलर्स हैं यानी कि f के एलिमेंट हैं, तो हम लोग जब x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा पर तो हमको मिलेगा x इंटू अल्फ़ा प्लस x इंटू बीटा। ठीक है दोस्तों, ये हो गई हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2। आइए बात करेंगे 3 की और 4 की। थ्री में आ जाओ। इफ़ अगर अल्फ़ा और बीटा दो स्केलर्स हैं, अगर x एक वेक्टर है तो अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स इक्वल टू होगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स, यानी कि एक प्रकार से वही एसोसिएटिविटी कह सकते हो, जहाँ पर कि दो स्केलर्स हैं और एक वेक्टर है। और लास्ट नंबर 4 आ जाओ। इफ़ ई से भी डिनोट कर सकते हो या 1 से ही कर दो। इफ़ 1 इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ एफ फील्ड, जो फील्ड का यूनिट एलिमेंट है आप जानते हो उसका मल्टीप्लिकेशन करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसमें, फील्ड के ही एलिमेंट में। लेकिन यहाँ पर फील्ड का जो यूनिट एलिमेंट है हम उसका जब किसी वेक्टर में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही प्रॉपर्टी नंबर 4 है, यानी कि आप लोग क्या कहोगे, देन 1 इंटू एक्स या x इंटू 1 इक्वल टू होगा x के फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू v। तो दोस्तों ये हो गई सारी प्रॉपर्टीज। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं तब लोग कहेंगे v इज़ द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। ओके, और फिर थोड़ी सी वही बातें जो मैंने भी आपको बीच में बताई थी वो आप लास्ट में लिख दो, यानी कि दिस इज डिनोटेड बाई वही वी एफ एंड रेड एज v इज द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f। और फिर लिख सकते हो द एलिमेंट्स ऑफ v आर नोन एज द वेक्टर्स एंड द एलिमेंट्स ऑफ f आर नोन एज द स्केलर्स। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई वेक्टर स्पेस v ओवर द फील्ड f की। आइए अब एक क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। आइए क्वेश्चन, जैसे हमने कहा
टू चेक C ओवर R। बस ये छोटा सा हमने आपको क्वेश्चन ऐसे लिख दिया है, यानी कि हमको यहाँ पर ये चेक करना है, C का मतलब सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, R का मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर्स। हमको ये चेक करना है वेदर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। यानी कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो फील्ड के नाम पर यहाँ पर क्या है R, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो रियल नंबर्स की फील्ड के ऊपर एक वेक्टर स्पेस है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। अगर सारी प्रॉपर्टीज वहाँ पर होल्ड करती हैं तो फिर वो वेक्टर स्पेस का काम करेगा। तो सब मिला करके दो प्रॉपर्टी है 1 और 2। 1 इंटरनल प्रॉपर्टीज हैं, वहाँ पर इन्वॉल्व होंगे केवल C के एलिमेंट्स। फिर 2 का मतलब हो जाएगा एक्सटर्नल कंपोजिशन, वहाँ पर इन्वॉल्व होंगे आपके पास C के भी एलिमेंट और R के भी एलिमेंट। सेकेंड प्रॉपर्टी में आप लोगों ने पढ़ा था द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर एंड द वेक्टर इज अ वेक्टर, यानी कि अगर एक एलिमेंट आप वेक्टर का लेते हो, एक एलिमेंट आप स्केलर्स लेते हो, तो दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो V को बिलोंग करना चाहिए, यानी कि वो एक वेक्टर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पहली प्रॉपर्टी फर्स्ट प्रॉपर्टी में आप दिखाओगे C इज अ वेक्टर, C इज एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप। तो यहाँ पर दिखाओगे C इज एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप, और उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज दिखाओगे, 5 प्रॉपर्टीज दिखाओगे। तो ये काम आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक चलो आपको मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी करके दिखा देता हूँ, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब हो गया C के हम लोग 2 एलिमेंट यहाँ पर उठाएंगे, उनको ऐड करेंगे, वो यहाँ पर C के एलिमेंट होने चाहिए। C यहाँ पर वेक्टर स्पेस का काम कर रहा है, इसके एलिमेंट वेक्टर्स कहलाएंगे। R यहाँ पर फील्ड का काम कर रहा है, इसके एलिमेंट स्केलर्स कहलाएंगे। जैसे आप लोगों ने कहा x1 प्लस IY1 x2 प्लस IY2 दीज आर द 2 एलिमेंट्स ऑफ द C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर x प्लस IY एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वहाँ पर x और y रियल नंबर्स होते हैं। आइए दोस्तों दोनों को ऐड करो, x1 प्लस IY1 और हम लोगों ने यहाँ पर कहा x2 प्लस IY2। तो क्या बनेगा, x1 प्लस x2 एक साथ ले आओ, y1 प्लस y2 को एक साथ रख लो। दोस्तों 2 रियल नंबर को ऐड करने पर एक नया रियल नंबर आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया और ये बिलोंग कर रहा है C को, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को। इसका मतलब हो गया द एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ द एडिशन यहाँ पर होल्ड कर रही है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, चलो थोड़ा सा लिख ही देता हूँ। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। सेकेंड प्रॉपर्टी का मतलब हो जाएगा एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। अब यहाँ पर हम लोग 3 एलिमेंट्स लेंगे। आपने फर्स्ट एलिमेंट लिया x1 प्लस IY1, सेकेंड एलिमेंट x2 प्लस IY2 और थर्ड एलिमेंट x3 प्लस IY3। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यानी कि x1 प्लस IY1 प्लस x2 प्लस IY2 प्लस x3 प्लस IY3 should be equal to x1 प्लस IY1 प्लस x2 प्लस IY2 प्लस x3 प्लस IY3। अब आप लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व कर लो, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करो, दोनों आपस में इक्वल आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में पहले इन दोनों को डील करोगे, बाद में इसको। राइट हैंड साइड में पहले इनको डील करोगे, बाद में इसको। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों यहाँ पर आपस में सेम आ जाएंगे। ये होता है एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन। नंबर 3 होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। क्या लिखा हुआ ये, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी आपके सेट के पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसको ऐड करने पर कोई फर्क ना पड़े। दोस्तों ऐसा एलिमेंट होता है एक प्रकार से 0, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी दिखाना है कि वो आपके ही सेट का एलिमेंट है। और आपके सेट का एलिमेंट होने का मतलब उसको लिखने का जो तरीका होगा वो इस तरीके से होगा, 0 प्लस I0 इज द एडिटिव
आइडेंटिटी हियर, है ना। कहने का मतलब वो है तो जीरो ही, लेकिन लिखने का तरीका हम लोगों ने ऐसा रखा है ताकि वो a प्लस आई बी का फॉर बने। a प्लस आई बी का मतलब हो गया कि वो यहाँ पर हमको ये दिखाना होगा कि वो c का एलिमेंट है, यानी कि वो एक वेक्टर है, यानी कि ये एक प्रकार से वेक्टर आइडेंटिटी एलिमेंट है। हमने भी आपसे कहा था ना, दो तरह के आइडेंटिटी एलिमेंट होंगे, एक स्केलर और एक वेक्टर। तो ये वेक्टर वाला आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो इस प्रकार से 0 प्लस आई जीरो ये हमारे लिए काम करेगा एडिटिव आइडेंटिटी का, यानी कि इसको किसी अन्य कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर 4 आ जाओ। नंबर 4 में कहोगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। क्या लिखा हुआ ये? एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। आप ऐसे कहोगे इफ x प्लस आई वाई इज एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ C। अगर C का कोई एक जनरल एलिमेंट है x प्लस आई वाई, सोचो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सोचो आप लोग जरा। देन इसका एडिटिव इनवर्स ये होगा माइनस एक्स प्लस आई माइनस वाई। लिखने का ढंग देखो, हमने आपको माइनस एक्स माइनस आई वाई नहीं लिखा है, ए प्लस आई बी माइनस एक्स प्लस आई माइनस वाई इज इट्स एडिटिव इनवर्स। कहने का मतलब हो गया x प्लस आई वाई का एडिटिव इनवर्स यहां पर होगा माइनस एक्स प्लस आई माइनस वाई। अब आप लोग आ जाइए जरा नंबर 5 में। नंबर 5 का मतलब यहां पर होगा कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन, इसका मतलब हो गया x1 प्लस आई वाई वन प्लस x2 प्लस आई वाई टू इक्वल होना चाहिए। ये पहले आ जाए, ये बाद में आ जाए, ठीक है ना। आई इसको करके दिखा देता हूँ कैसे किया जाएगा। दो तरीके होते हैं, एक सिंपल तरीका होता है लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करो, राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करो, आपस में इक्वल आ जाए। और दूसरा तरीका होता है लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करो, राइट हैंड साइड पर फिनिश करो। ये स्टैंडर्ड तरीका है। आइए मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने एक काम किया, रियल पार्ट एक साथ आ गए, इमेजिनरी पार्ट एक साथ आ गए। x1 और x2 यहाँ पर क्या है? रियल नंबर्स। और जो रियल नंबर्स होते हैं वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो करते हैं, यानी कि x1 प्लस x2 को लिख सकते हो x2 प्लस x1। इसी तरह से y1 प्लस y2 को लिख सकते हैं y2 प्लस y1। अब इनको फिर अलग कर लो, पहले वाले एलिमेंट एक साथ कर दो x2 प्लस आई वाई टू, दूसरे वाले एक साथ कर दोगे यानी कि x1 प्लस आई वाई वन। बच्चों ये कम्यूटेटिविटी ऑफ एडिशन प्रूव हो गई। a प्लस बी इक्वल टू आ गया b प्लस ए के। तो इस तरह से आपने देखा कि जो इंटरनल कंपोजिशन था, यानी कि हमको पहली बात ये जो प्रूव करनी थी कि C इज एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप, वो हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर दिया। आइए हम लोग बात करेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन की। तो सेकेंड प्रॉपर्टी यानी कि एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो सेकेंड प्रॉपर्टी में पहले तो हम लोग ये दिखाते हैं कि एक स्केलर और एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन वेक्टर होना चाहिए। तो आइए एक स्केलर ले लो, अल्फ़ा हम लोगों ने यहाँ पर आर का एलिमेंट लिया, इसका मतलब अल्फ़ा यहाँ पर एक रियल नंबर है। दोस्तों इसी प्रकार से x प्लस आई वाई ये हम लोगों ने C का एलिमेंट लिया, यानी कि ये एक वेक्टर है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस आई वाई, ऐसे हो जाएगा अल्फ़ा इंटू एक्स प्लस आई अल्फ़ा इंटू वाई। दोस्तों अल्फ़ा तो एक रियल नंबर है ही, अगर x प्लस आई वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो x और y रियल नंबर होते हैं। तो वैसे समझो अल्फ़ा भी रियल नंबर है, x और y भी रियल नंबर है। दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर एक रियल नंबर ही आता है। इसी तरह से यहाँ भी जाओ, दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने पर एक रियल नंबर आता है।
तो एक्स डैश प्लस आई वाई डैश एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, यानी कि ये बिलोंग करेगा सी को। तो आपने प्रूव कर दिया कि आपने एक स्केलर और एक वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन किया तो वो एक वेक्टर आया, यानी कि वो बिलोंग कर रहा है सी को। दोस्तों अब कहोगे दिस लॉ मस्ट सेटिस्फाई द 4 मोर प्रॉपर्टीज, यानी कि ये जो लॉ है वो 4 और प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा, 1 2 3 4। अब ये आपकी जिम्मेदारी में दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग उन चारों प्रॉपर्टीज़ को भी चेक कर लेना। ये सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर होल्ड करेंगी। इसका मतलब हो जाएगा कि यस सी इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर आर, यानी कि जो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर वेक्टर स्पेस का काम करेगा। आज दोस्तों यहीं पर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया, अभी सी आर था ना, अब मैंने कर दिया आर ओवर सी। अब हम लोग ये चेक करना चाहते हैं कि जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर वेक्टर स्पेस है या नहीं। कहने का मतलब अब आर के जो एलिमेंट हैं वो वेक्टर्स कहलाएंगे और सी के जो एलिमेंट हैं अब वो स्केलर्स कहलाएंगे। तो जो पहली प्रॉपर्टी आप लोग चेक करते हो, अब वो चेक करोगे आर के लिए। कहने का मतलब यहाँ पर जो आर है यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर, वो यहाँ पर होना चाहिए एडिटिव अबेलियन ग्रुप। आर शुड बी एन एडिटिव अबेलियन ग्रुप। तो कितनी प्रॉपर्टीज दिखा दोगे? 5। तो आप देखोगे 1 के अंदर जो 5 प्रॉपर्टीज होती हैं वो सारी की सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करेंगी। आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब सेकेंड आ जाओ। सेकेंड का मतलब हो गया स्केलर मल्टीप्लिकेशन लॉ, यानी कि आप एक स्केलर उठाओगे, एक वेक्टर उठाओगे और उन दोनों का प्रोडक्ट वेक्टर आना चाहिए। आइए हमने एक स्केलर उठाया अल्फा प्लस आई बीटा, ये एलिमेंट है सी का। ध्यान दीजिएगा इस बार सी का जो एलिमेंट है वो स्केलर है। और दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर एक एलिमेंट उठाया है आर का। हम ज़्यादातर प्रयास ये करेंगे इस पूरी बुक में एक्स वाई जेड जब यूज करेंगे तो वो वेक्टर के लिए, और अल्फ़ा बीटा गामा वगैरह से हम स्केलर को रिप्रेजेंट करेंगे, ज़्यादातर ऐसा करेंगे। दोस्तों अल्फ़ा प्लस आई बीटा यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बिलोंग कर रहा है फील्ड को, और एक्स यहाँ पर एक वेक्टर है, ये बिलोंग कर रहा है आर वेक्टर स्पेस को। दोस्तों इन दोनों का जब प्रोडक्ट करेंगे तो वो एक वेक्टर होना चाहिए। वेक्टर का मतलब वो बिलोंग करना चाहिए किसको? आर को। वेक्टर होने का मतलब इस बार वो किसको बिलोंग करना चाहिए? आर को बिलोंग करना चाहिए। आइए करें जरा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो अल्फा प्लस आई बीटा का मल्टीप्लिकेशन आपने किया एक्स में, तो ये बन जाएगा अल्फा इंटू एक्स प्लस आई बीटा इंटू एक्स। अल्फा और बीटा भी रियल नंबर है, एक्स भी रियल नंबर है। दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक नया रियल नंबर होगा। दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, कहने का मतलब ये सी को तो बिलोंग कर रहा है, लेकिन ये आर को नहीं बिलोंग करेगा। और ये जबकि करना किसको चाहिए था? आर को, क्योंकि इस बार आर के जो एलिमेंट हैं वो यहाँ पर वेक्टर्स हैं। हम इस बार आर को वेक्टर स्पेस प्रूव करने जा रहे हैं ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर एक स्केलर लिया, एक वेक्टर लिया, उनका जब मल्टीप्लिकेशन किया तो वो एक वेक्टर नहीं बना। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पर फेल हो गई। इसका मतलब आप लोग कहोगे आर इज नॉट द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरह से आप लोगों ने समझा कि वेक्टर स्पेस हम लोग कैसे चेक करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए आप एक काम करोगे, लिस्ट तैयार कर लो, जितने भी क्वेश्चंस आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो। आप एक लिस्ट तैयार कर लो कि भाई ये वेक्टर स्पेस हैं ओवर द फील्ड ऑफ दीज सेट, या फिर ये वेक्टर स्पेस नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव में अगर हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि भाई इनमें से कौन सा वेक्टर स्पेस है या आता है कौन सा वेक्टर स्पेस नहीं है, तो अगर एक इस तरह की लिस्ट आपने बना रखी हुई है तो वहाँ पर आपको कुछ भी चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट वहाँ पर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो वेक्टर स्पेस की आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको वेक्टर सब स्पेस के बारे में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।